आजकल एक शब्द बहुत लोकप्रिय हो रहा है और वो है चैरिटी, यानी कि किसी की मदद करना। मगर किसी की मदद करने से पहले उसके अंदर ये नैतिक भावना जगाना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आज हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, वैसे कल किसी और की मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिना इस भावना को जगाए मुफ्त में मिली मदद कैसे लोगों को लालची बना सकती है, धोखेबाज बना सकती है। आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी बैड हेल्प में। सुधा जी उस गांव के पोस्ट ऑफिस में कुछ कागज लेने गई थी जहां उनका बचपन बीता था। पोस्ट ऑफिस में बहुत कम कर्मचारी थे। वो एक छोटी सी पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें वर्षों से पुताई नहीं हुई थी। बिजली न आने के कारण पंखा भी नहीं चल रहा था। धूल भरे पोस्ट ऑफिस में बहुत गर्मी थी। कागजों का इंतजार करते हुए उन्हें अपने बचपन की याद आ गई। ये वो जमाना था जब पोस्टमैन की गांव में बहुत इज्जत होती थी। ये चिट्ठियों, पार्सल, ग्रीटिंग कार्ड्स और मनी ऑर्डर्स का जमाना था। सबकी निगाहें तकती थी कि कहीं पोस्टमैन उनके घर कुछ लेकर तो नहीं आ रहा। क्योंकि सुधा जी का घर गांव का आखिरी घर था, इसलिए सब जगह चिट्ठियां बांटने के बाद पोस्टमैन उनके परिवार के साथ अक्सर लंच किया करता था और गांव भर की खबरें और कहानियां सुनाता था। वो उन्हें आर्थिक सलाह देता, सरकारी बॉन्ड और पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलने को कहता। ये सब सुधा जी सोच ही रही थी कि तभी पोस्टमास्टर ने आकर कहा, अभी आपके कागज बनने में बहुत समय लगेगा, आप घर जाइए। मैं पोस्टमैन के हाथ दोपहर या शाम तक आपके कागज भिजवा दूंगा। सुधा जी उसे धन्यवाद देकर घर चली गईं। दोपहर के समय पोस्टमैन और एक युवा लड़के ने सुधा जी के घर का दरवाजा खटखटाया। युवा लड़का बहुत लंबा और देखने में आकर्षक था। सुधा जी ने उन्हें बैठने को कहा। उनके कागज देते हुए पोस्टमैन ने कहा, आपको इन पर हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन पेपर्स पर हस्ताक्षर करते हुए सुधा जी ने पूछा, हाँ बताओ क्या बात है। इससे मिलिए, ये है मेरा बेटा सतीश, बहुत ही बुद्धिमान है। इसने अभी 12वीं की परीक्षा बड़े अच्छे नंबरों से पास की है और इसका एडमिशन बहुत ही विख्यात इंजीनियरिंग कॉलेज बिट्स पिलानी में हो गया है। सुधा जी ने उस लड़के की तरफ देखा तो वो इन सभी बातचीत से असहज महसूस कर रहा था। पर पिताजी बोलते रहे, मैडम मैं पिलानी का खर्चा नहीं उठा सकता। मैं तो कभी धारवाड़ के बाहर ही नहीं गया। मेरी तनख्वाह में ये संभव नहीं है। आप गांव की हैं, आपने दुनिया देखी है। ये मेरा अकेला बच्चा है। क्या किसी तरह की मदद कर सकती हैं कि मैं इसे पिलानी में पढ़ा पाऊं? फाउंडेशन की ट्रस्टी होने के नाते सुधा जी अच्छी तरह जानती थी कि फाउंडेशन अक्सर गरीब मगर होशियार बच्चों की मदद करता है। उन्होंने लड़के से उसके पिलानी में एडमिशन का लेटर और उसकी मार्कशीट मांगी। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने तुरंत ही सारे डॉक्यूमेंट सुधा जी को पकड़ा दिए, जिन्हें ध्यान से देखते हुए सुधा जी ने उसके आखिरी नाम के बारे में पूछा। सतीश ने बताया, ये नाम उसके गांव से लिया गया है। सुधा जी ने कहा, अब तुम्हारे सारे कागज मेरे पास हैं और मैं वादा करती हूँ कि फाउंडेशन तुम्हारे पहले साल की फीस जमा करेगा। उसके बाद तुम्हें अपना वार्षिक परीक्षा फल हमें भेजना होगा। अगर तुम मेरिट लिस्ट में होगे तो उसके अगले साल की फीस भी हम जमा करेंगे और यही क्रम तुम्हारी डिग्री पूरी होने तक चलेगा। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए पिता पुत्र दोनों ने विदा ली। हर साल सतीश का परीक्षा फल मूल्यांकन के लिए आता रहा और उसकी फीस जमा होती गई। कई साल बीत गए। सुधा जी सतीश के बारे में भूल गई, क्योंकि उस जैसे हजारों विद्यार्थियों की फाउंडेशन मदद करता था। भले ही फाउंडेशन की गई मदद का रिकॉर्ड रखता था, लेकिन विद्यार्थी कभी ये सूचना नहीं देते थे कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। पर एक बार कुछ यूं हुआ। सुधा जी की मित्र विनीता अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश कर रही थी। उसकी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और एक अच्छी कंपनी में काम करती थी। विनीता ने कई मैट्रिमोनियल साइट्स पर रजिस्टर किया था और सुधा जी से भी आग्रह किया था कि वो उसकी बेटी के लिए कोई उपयुक्त वर बताएं। किस्मत की बात है कि एक दिन सुधा जी विनीता के पड़ोस में किसी काम से गई थी और वो बिना बताए ही विनीता से मिलने चली गई। संडे का दिन था, शाम के 4 बजे थे। उन्हें पता था विनीता घर पर ही होगी, पर जब वो घर में घुसी तो वहां कुछ मेहमान नजर आए। विनीता की बेटी ने बड़े सुंदर कपड़े पहने थे और वो एक युवा लड़के से बात कर रही थी। सब समझते हुए सुधा जी ने कहा, माफ करना, मुझे लगता है मुझे कॉल करके आना चाहिए था। चलो मैं चलती हूँ, मैं फिर कभी आऊंगी। पर विनीता ने उन्हें नहीं जाने दिया।
और कहा, तुम परिवार का हिस्सा हो, बैठो, देखो और समझो। वो बैठ गई। उन्होंने देखा लड़के के माँ बाप काफी मोटे थे। उन्होंने पूरा सोफा घेर रखा था। पिता ने महंगा सफारी सूट, गले में मोटी सी सोने की चेन और हाथ में अंगूठी पहनी थी। माँ ने कांजीवरम साड़ी और शरीर पर 1/4 किलो सोना ओढ़ रखा था। बालों को बहुत सारे फूलों से सजाया था जो असली नहीं थे, बल्कि सोने में पिराई हुई छोटी जैस्मीन की लड़ियां थीं। इतनी गर्मी के बावजूद लड़के ने महंगा सूट, हाथ में कड़ा और हीरे की अंगूठी पहनी थी। बाहर एक महंगी कार खड़ी थी जो उनके रईस होने का एहसास करा रही थी। इस हिसाब से विनीता की बेटी ने साधारण कपड़े पहने थे। विनीता ने परिचय कराया, ये है मेरी कॉलेज की मित्र सुधा। सुधा जी ने जैसे ही उन्हें नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़े, वो कुछ परेशान से दिखे। इससे पहले कि विनीता उनका परिचय सुधा जी को कराती, एक बिजनेस कॉल आ गई और सुधा जी कॉल अटेंड करने बाहर आ गई। कॉल काफी लंबी चली। जब तक सुधा जी वापस आई, मेहमान जाने की तैयारी में थे। लड़का कुछ घबराया हुआ दिख रहा था। सुधा जी ने उसे शुभकामना दी और वो जल्दी ही चले गए। बेटी और विनीता दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। विनीता ने बताया, अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार से है। उसने अमेरिका से पढ़ाई की है, वहाँ कुछ साल काम भी किया है, अच्छी कंपनी में मैनेजर है और जयनगर में उसका अपना अपार्टमेंट है। पिछले हफ्ते वो मेरी बेटी को देखने आए थे। उन्हें मेरी बेटी बहुत अच्छी लगी। लड़का एक बार उससे और मिलना चाहता था। हो सकता है अगले हफ्ते ही सगाई हो जाए। लड़का एक प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका जा रहा है। जब वो लौट कर आएगा तब शादी होगी। तभी विनीता के पति कमरे में आए और बोले, जब तक लड़के वाले हाँ नहीं करते तब तक शादी की बात नहीं करनी चाहिए। सुधा जी ने कहा, माफ करिएगा, जब आप उनका परिचय दे रहे थे तब मेरी कॉल आ गई। उनके बारे में बताइए ना। विनीता ने कहा, लड़के का नाम सतीश है। उसने बिट्स पिनानी से इंजीनियरिंग की है। वो इतना होशियार था कि इंस्टीट्यूट ने उसे स्कॉलरशिप भी दी। लड़के के माँ बाप पिछले 5 साल से बेंगलोर में रहते हैं। फाउंडेशन की मदद से सिर्फ एक विद्यार्थी पिलानी गया था, इसलिए सुधा जी को सब कुछ याद आ गया। उन्होंने सतीश का आखिरी नाम और इंजीनियरिंग पूरी करने का वर्ष पूछा, जिसे सुनकर सुधा जी का शक विश्वास में बदल गया। विनीता ने बताया, लड़का 30 साल का है और 22 साल में उसे डिग्री मिल गई थी। तसल्ली के लिए उन्होंने फाउंडेशन के रिकॉर्ड चेक किए और वो समझ गई कि ये वही सतीश है जिसकी फाउंडेशन ने मदद की थी। उन्हें ये भी समझ में आ गया कि माँ बाप और लड़के ने इतना सोना क्यों पहना था। अक्सर जिन्हें नई दौलत मिलती है वो ज्यादा दिखावा करते हैं, पर फिर भी सतीश ने खुद के दम पर अच्छा किया था, इसलिए सुधा जी ने विनीता को कुछ नहीं बताया। वो सोचने लगी कि उन्होंने क्यों नहीं पहचाना, क्यों फाउंडेशन की मदद का शुक्रिया नहीं अदा किया। शायद उन्होंने बताया ही नहीं था कि वो पोस्टमैन थे, वो रईसी का दिखावा कर रहे थे। वो इन विचारों में डूबी थी कि तभी विनीता का फोन आया। वो दुखी लग रही थी। उसने कहा, माफ करना, अब कोई सगाई नहीं होगी। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, पहले तो वो बड़े उत्साहित थे, पता नहीं कैसे संडे को उनका दिमाग बदल गया। सुधा जी ने पूछा, लड़के के पिताजी क्या करते हैं? लड़के के पिताजी जमींदार हैं। उत्तरी कर्नाटका में उनकी बड़ी पारिवारिक संपत्ति है। तुम भी तो वहीं की हो, क्या तुमने उनके बारे में सुना है? सुधा जी ने कहा, हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, मगर पूरी जानकारी के बिना मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी। लड़के के पिताजी गांव में पोस्टमैन थे, पर चूंकि सतीश होशियार था इसलिए फाउंडेशन ने उनकी मदद की थी। पर मैं ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, पर सतीश ने सब कुछ अपनी मेहनत से पाया है। पर चूंकि वो खुद को बहुत रईस दिखा रहे थे और उन्हें शक हो गया था कि शायद मैं सब कुछ सच तुम्हें बता दूंगी, मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने सगाई करने से मना कर दिया है। फोन रखकर सुधा जी सोचने लगी कि क्या आर्थिक आधार पर मिली मदद सतीश और उसके परिवार को इतना शर्मसार कर रही थी कि उसने उन्हें पहचाना तक नहीं। दरअसल बिना नैतिक मूल्यों के इंसान आर्थिक रूप से चाहे जितना आगे बढ़ जाए, वो मानसिक रूप से पिछड़ा ही रहता है। वो चाहे जितनी भौतिक संपत्ति हासिल कर ले, अंदर से वो खुश नहीं रह पाता है। तो अपने अतीत को अपनी शक्ति बनाना चाहिए, अपनी कमजोरी नहीं। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।